हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे AES पीजीटी फिजिक्स 2015 और ये पार्ट 3 होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 डिस्कस किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इन YDIC एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ of the light of wavelength lambda is 600 nanometer is 3 millimeter. The fringe width when lambda of light is changed to 400 nanometer. तो आपको बीटा का फॉर्मूला पता होगा। बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। लैम्डा वेवलेंथ और स्मॉल डी होता है दो स्लिट के बीच में सेपरेशन और कैपिटल डी होता है स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। यहाँ पर फिलहाल सिर्फ ये बताया हुआ है कि अगर वेवलेंथ को चेंज करें तो बीटा कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो बीटा किस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पर। तो हम कह सकते हैं कि बीटा 1 अपॉन बीटा 2 किसके बराबर होगा? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के। तो ये मान लेते हैं कि लैम्डा 1 है और ये बीटा 1 है। तो ये लैम्डा 2 हमें जो निकालना, और ये एक्चुअली ये लैम्डा 2 है और हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, तो उसको हमने बीटा 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो बीटा 2 निकालना है, तो बीटा 1 कितना है? वो है 3। बीटा 2 निकालना है। लैम्डा 1 कितना है? 600 नैनोमीटर और लैम्डा 2 कितना है? 400 नैनोमीटर। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल। और आप इसको लिख सकते हो, देखो 3 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। और 2 को 4 से, मतलब 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 आएगा। तो बीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो हमारा सही आंसर होगा 2 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द रीजन। किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर कोई भी पोर्शन है, मतलब कंडक्टर के इनसाइड कोई भी कैविटी है लेट से, तो इस कैविटी में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा नहीं। जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, अब जब वो चार्ज सरफेस पर आ जाएगा तो आपको पता होगा ई डॉट डी एस इक्वल टू होता है क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो जब चार्ज जो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? 0। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ज रहेंगे। इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से फ्लो हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तभी तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब बैटरी आप अप्लाई करो तो बैटरी क्या करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा देती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर है इनसाइड अ प्लेट ऑफ इंसुलेटर हेल बिटवीन द प्लेट। देखो अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में आपने कोई इंसुलेटर डाल दिया तो ये पॉजिटिव मान लेते हैं और यहाँ पर ये नेगेटिव। तो अगर आप बाहर से एक्सटर्नल फील्ड ई नोट अप्लाई कर रहे हो तो अंदर भी पोलराइजेशन की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, तो इनसाइड भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 0 तो नहीं होगी। ऑप्शन डी है इनसाइड अ कैविटी ऑफ चार्ज कंडक्टर। देखो चार्ज कंडक्टर के इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्योंकि चार्ज 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है। तो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट इन, किस में एग्जिस्ट नहीं करेगी? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये जो चार्ज कंडक्टर होगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा या पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है और पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर कांस्टेंट होता है और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेबल टेनिस बॉल फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल वाटर जेट। मान लीजिए आपके पास कोई फुहारा वर्टिकल वाटर जेट, उससे पानी निकल रहा है और उसके ऊपर आपने एक टेनिस की बॉल रख दी है। तो ये किसके कंसिक्वेंस है? मतलब ये बॉल नीचे नहीं जा रही, यहीं पर है, ऊपर नीचे हो रही होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये नीचे नहीं आ रही। तो पहला स्टोक्स लॉ। देखो स्टोक्स लॉ हम तब अप्लाई करते हैं, 6 पाई ईटा आर वी फॉर्मूला होता है, जब कोई बॉल जिसका रेडियस आर है और वो वी वेलोसिटी से किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही हो, तो तब तो हम स्टोक्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्टोक्स लॉ मूवमेंट तो नहीं हो रही ना, बॉडी जो बॉल है वो अंदर नहीं जा रही है, तो स्टोक्स लॉ तो नहीं होगा। पास्कल लॉ प्रेशर की बात करता है कि अगर कोई भी मान लीजिए इनसाइड द लिक्विड आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखोगे तो जो प्रेशर होगा हर एक डायरेक्शन में वो इक्वल होगा अगर ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया जाए, तो यहाँ पर वो भी चीज़ होल्ड नहीं हो रही है। सरफेस टेंशन का फिनोमिना यहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा। देखो सरफेस टेंशन मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ।
जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक मच्छर को देखते हो तो मच्छर पानी की सतह पर, पानी की लेयर पर आराम से बैठ पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सरफेस टेंशन है, तो उसकी वजह से नीचे नहीं आ रहा होगा। ठीक है। या फिर अगर आप एक निडल को पानी पे रखो, बहुत धीरे धीरे से पानी पे रखोगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो जो निडल है वो पानी के अंदर नहीं गिरेगी, ड्यू टू सरफेस टेंशन। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हो। मैंने निडल निडल को पानी पे रखा और वो नीचे नहीं जा रही है ड्यू टू सरफेस टेंशन। बट यहाँ पर क्या है कि वो जो बॉल है वो ऊपर ही है, मतलब नीचे नहीं आ रही है। और ऐसे नहीं कि हमने उसको पानी के सरफेस पर रख दिया है, बस पानी क्या कर रहा है उस पर ऊपर की तरफ एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर काम आएगा बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या होता है मैं आपको उसको डिटेल में बता देता हूँ। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। देखो, बर्नौलिस प्रिंसिपल कहता है फॉर इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन इरोटेशनल फ्लो। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा लिक्विड है, फ्लूइड है, जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, उसमें कोई भी विस्कोसिटी ना हो और उसका जो फ्लो हो वो स्ट्रीमलाइन में हो, तो उसकी तीन तरह की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। कौन कौन सी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और आप इसकी अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे पी अपॉन रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एच। तो तीन चार फॉर्म से आप इसको लिख सकते हो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, इस तरह से। बट मेन चीज क्या है कि जो टोटल सम ऑफ एनर्जी होगा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उन सब का सम कांस्टेंट रहता है। अब क्या होगा, मान लो बॉल कुछ हाइट पर ऊपर है और जैसे थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो फिर इस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा। इस बॉल, ये जो यहाँ पर लिक्विड है जो ऊपर की तरफ है उस पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तो वो प्रेशर इंक्रीज हो करके फिर से उसको ऊपर ले जाएगा। तो यही होता रहेगा। कुल मिलाकर के आप देख पाओगे कि जो बॉल है ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी, लेकिन बिल्कुल नीचे नहीं आएगी, वहीं पर स्टेबल रहेगी। थोड़ा बहुत टू एंड फ्रो मोशन तो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बर्नौलिस प्रिंसिपल काम कर रहा होगा। सो वी कैन से a table tennis ball floating on the top of vertical water is jet is a consequences of Bernoulli's principle. नेक्स्ट, बाल्मर सीरीज इन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम लाइज इन। देखो, ये मैंने डीएसएसबी में जब एक वीडियो सॉल्व करी थी वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे कौन कौन सी सीरीज होती है, पहले मैं पूरी सीरीज बता देता हूँ। तो 5 तरह की सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फेंड। अब इनमें कौन किस रीजन में लाई करेगा, तो आप इसको इस तरह से याद रखना, LUBV। ठीक है, इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा, लव यू बीवी, इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा। मतलब लाइमन सीरीज अल्ट्रा वॉलेट रीजन में आएगी, बाल्मर सीरीज विजिबल में आएगी। ठीक है, ये विजिबल, ये अल्ट्रा वॉलेट। ट्रिक इस तरह से याद रखना, लव यू बीवी, इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा। मतलब ये तीनों तो आपको मिलेंगे इंफ्रारेड रीजन में, और लाइमन आपको मिलेगा अल्ट्रा वॉलेट में, और बाल्मर मिलेगा विजिबल रीजन में। तो यहाँ पर बाल्मर पूछा तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विजिबल रीजन। देखो, लाइमन सीरीज हमें कब मिलती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एन इन्फिनिटी से, मतलब कुछ भी हो सकता है, से वो एन, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में या ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो लाइमन सीरीज निकलती है। और अगर मान लीजिए N2 की वैल्यू, मतलब फाइनली कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है और जो उसकी इनिशियल ऑर्बिट थी, लेट वो N+2 रही होगी, मतलब 3 4 5 इस तरह से। और अगर पार्शियल कब मिलता है, जब फाइनली वो थर्ड ऑर्बिट से आ रहा है किसी भी हायर ऑर्बिट में। ब्रैकेट हमें मिलता है जब वो फाइनल ऑर्बिट, फाइनल जो n है वो 4 हो, और फिर मिलता है हमें जब फाइनली वो 5th स्टेट पर आ रहा हो उसकी हायर स्टेट से। यहाँ पर आप N+3 कह सकते हैं, या मतलब 3+n, n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। यहाँ पर 4, मतलब 5 6 7 से आएगा 4 पर, यहाँ पर 6 7 8 से वो 5 पर आएगा, तो फन सीरीज मिलेगी। हमें तो सिर्फ ये बताना था कि किस स्पेक्ट्रम में लाई करते, तो मैंने आपको बताया लाइमन अल्ट्रा में करेगी, बाल्मर विजुअल में करेगी, पास्चन और ब्रैकेट और फेंड ये सब इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगी। नेक्स्ट है, द सरफेस टेंशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन एस, व्हाट इज वर्क डन इन ब्लोइंग अ स्मॉल बबल ऑफ रेडियस आर। देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर हम सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया, एरिया में कितना चेंज आया है, डेल्टा ए। ठीक है, और यही वर्क डन सरफेस एनर्जी के भी इक्वल होता है। अब सरफेस टेंशन तो हमें एस दे रखी है। अब मान लो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई स्मॉल बबल है, मतलब
उसका रेडियस फाइनली हमें आर करना है। तो आपको ये बताना है कि चेंज इन एरिया कितना होगा। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr²। तो अगर आप डी ए देखोगे तो वो कितना आ जाएगा 8, और ये कैसा है मैं आपको बता देता हूँ, 8πr/dr। ये कैसा है समझो, से एरिया है तो आप डी अपॉन डी आर करोगे तो आपको रेडियस का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो 4π तो कांस्टेंट है, आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा r² का। तो r² जैसे किसी भी x की पावर n का अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो n x की पावर n-1 हो जाता है। तो यहाँ पर 4πr² है ना, तो 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो 1, यानी कि ये कितना हो गया 8πr। तो ये डी अपॉन डी आर आया है। और अगर आप चेंज इन एरिया देखोगे तो वो कितना हो जाएगा 8πr/dr। ओके, तो सरफेस टेंशन कितनी है ऐसा है। एरिया में चेंज कितना आएगा, एरिया में चेंज अगर आप देखो तो आएगा 8πr/dr। ठीक है, ये होगा वर्गनन के इक्वल। अब देखो इनिशियली क्या था, वो बबल था ही नहीं तो उसका रेडियस 0 रहा होगा, और बाद में वो बबल हो गया आर रेडियस का, तो जो डेल्टा आर हो गया डी आर होगा कितना होगा r-0 यानी कि आर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एस 8πr इंटू में आर, तो हो जाएगा 8πr² इंटू में सरफेस टेंशन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर कैपेसिटर इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। देखो पावर अगर आप एसी में बात करो तो वो होता है VRMS, IRMS और cos फाई, या फिर अगर आप पीक वोल्टेज और पीक करंट के बीच में बात करो तो VRMS V0/√2 होता है, IRMS I0/√2 होता है। तो √2 की √2 में मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, और cos फाई। अब ये हो गया पावर का फॉर्मूला एसी में, लेकिन यहाँ पर जो cos फाई है एक्चुअली इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है cos फाई, ठीक है। और यहाँ पर फाई है फेज डिफरेंस, फाई क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब अगर आप प्योर कैपेसिटर की बात करो तो प्योर कैपेसिटर में जो करंट होता है लीड्स करता है, करंट्स लीड्स द वोल्टेज बाय π/2 रेडियन, या फिर 90 डिग्री भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे फाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी π/2। अब इसका मतलब कोस फाई यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ तो कोस π/2, कोस 90 डिग्री है π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसका मतलब पावर फैक्टर कितना आ गया 0। जब आप यहाँ पर पावर फैक्टर 0 पुट करोगे तो एवरेज पावर कितनी आ जाएगी 0। तो हमारा सही आंसर होगा एवरेज पावर 0। और अगर प्योर इंडक्टर होता तब भी 0 ही आता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस एट गिवन टेम्परेचर 340 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप प्रेशर को डबल कर रहे हो तो आइसोथर्मली तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताना है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन केवीएस एग्जाम में भी पूछा था, बस यहाँ वहाँ पर ये दिया हुआ था कि अगर वेलोसिटी v है और अगर आप प्रेशर को चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एईएस, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सब में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब ये नहीं कि एक सेम क्वेश्चन आ जाएगा, उसी पर बेस्ड वैसे ही क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हमें पीवाईक्यू करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे लिए। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड की अगर बात करें आइसोथर्मल कंडीशन पे, ये होती है P/ρ के इक्वल। और अगर हम एडियाबैटिक कंडीशन लें तो यहाँ पर गामा फैक्टर आ जाता है, जो लाप्लास ने करेक्ट किया था न्यूटन फॉर्मूले को। फिलहाल हम यूज करेंगे P/ρ, आइसोथर्मल बोला है। अब मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं प्रेशर को डबल कर रहे हैं। जब आप प्रेशर डबल करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास पास आ जाएंगे। इसका मतलब प्रेशर डबल करने पर जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज करेगी। अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो जो P/ρ की वैल्यू होती है ना वो कांस्टेंट होगी, मतलब जितना आप प्रेशर बढ़ा रहे हो उतना ही डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो P/ρ है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जो स्पीड है वो भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या कह लो स्पीड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहेगी, सेम रहेगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ये ध्यान रखना, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से स्पीड रहेगी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्लोजन मेंटेन एट 1000 केल्विन रेडिएट द मोस्ट एट द वेवलेंथ λm इफ द टेम्परेचर डबल कर रहे हैं तो मैक्सिमम एमिशन ऑफ रेडिएशन कितना हो जाएगा बताना है। तो देखो आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि ये कहता है कि लैम्डा मैक्सिमम मतलब वो वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है टाइम्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जो कि बी के इक्वल होता है।
तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसी को अप्लाई कर रहे हैं अगर, तो लैम्डा m1 t1 बराबर किसको होगा, लैम्डा m2 t2 के। इनिशियल कंडीशन क्या है, ये लैम्डा m है, टेम्परेचर इनिशियल है 1000 और वेवलेंथ हमें सेकंड केस में निकालने है और बाद में टेम्परेचर कितना होगा 2000 केल्विन। तो आप इसको इससे कैंसिल करो तो लैम्डा m2 कितना आ जाएगा, जितनी पहले थी उसका हाफ। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी कि जब आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हो तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ निकलेगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर टेम्परेचर डबल करने पर वो पहले वाले के हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चार्ज पैरेलल कैपेसिटर प्लेट्स कैरी चार्ज डेंसिटी, प्लेट्स कैरी चार्जेस प्लस माइनस सिग्मा है, यानी कि क्यू की वैल्यू हमें गिवन है कि इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा इंटू में ए। वैसे सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब पूछा है कि जो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं वो एक दूसरे पर कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे वो आपको बताना है। सेम क्वेश्चन केवीएस में आया हुआ था। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए आपको ये तो पता है फोर्स इक्वल टू कितना होता है, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट हम इस वाले चार्ज पर फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट प्लेट पर हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं सेकंड प्लेट की वजह से। तो हम चार्ज किसका लेंगे, फर्स्ट प्लेट का, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम सेकंड प्लेट की। तो F इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू में E2। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई इनफ्लाइट प्लेन सीट है तो उसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर मैं अगर अप्लाई करूँ तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू की वैल्यू कितनी थी, प्लस माइनस सिग्मा इंटू में एरिया। तो क्यू की वो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, सिग्मा फर्स्ट तो पॉजिटिव है, सिग्मा इंटू में एरिया। तो ये तो हो गया चार्ज की वैल्यू, और मल्टीप्लाई में क्या है, सिग्मा अपॉन में ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर इंटू में एरिया अपॉन में ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स अप्लाई होगी। और देखो माइनस साइन अगर आप लोगे तो वो बस फोर्स की डायरेक्शन बता रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगाएगा। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इंटू में एरिया अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीरीज एलसीआर द आरएमएस वैल्यू ऑफ आर एल सी 10 ईच है, तो आरएमएस वैल्यू कितनी होगी अप्लाइड ईएमएफ की। देखो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं वोल्टेज का, तो इधर VL, इधर VC और इधर VR लेंगे, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो VL माइनस VC, ये ऊपर एक वेक्टर हो गया और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा VR। ठीक है, नेट ईएमएफ अगर आपको निकालना है तो V इक्वल टू कितना होगा, रूट VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर। नेट ईएमएफ यहाँ से मिल जाएगा आपको, VL माइनस VC। देखो सबके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 10, तो हम लिखेंगे 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। तो 10 माइनस 10 दे तो 0 हो गया, और V इक्वल टू रूट 10 स्क्वायर, मतलब आप क्या लिख सकते हैं 10। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा, तो जो अप्लाइड ईएमएफ होगा वो रहेगा 10 वोल्ट। तो ये था हमारा पार्ट 3 जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड बाय।